मोदी सरकार की पॉलिसी पर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। जहां मुंह पर पाकिस्तान अमन की बात करता है, वहीं असलियत में सीमा पर सीजफायर तोड़ने का सिलसिला जारी है। हाल ही में पकड़े गए आतंकवादी उस्मान ने खुद माना कि उसे पाकिस्तान से भेजा गया था भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए। दूसरी ओर कूटनीतिक स्तर पर भी भारत को मायूसी ही हाथ लग रही है। उफा में साझा बयान के 48 घंटों के अंदर ही पाकिस्तान सरकार के अंदर से ही यू टर्न नजर आया था। आज हम सवाल उठा रहे हैं कि भारत की पाकिस्तान पॉलिसी असल में है क्या इसमें कंफ्यूजन है? क्या ये सारे मुद्दे भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बातचीत में उठेंगे? क्या ये बातचीत होनी भी चाहिए? इस सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं बीजेपी के नेता सिद्धार्थ नाथ सिंह, कांग्रेस के प्रवक्ता यहां पर अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड कॉमोडोर जीजे सिंह और पूर्व डिप्लोमेट राजीव डोगरा। स्वागत है आप सबका इस खास कार्यक्रम में। कॉमोडोर जीजे सिंह, पहले आपसे मैं शुरू करूंगी। पिछले एक हफ्ते से जिस तरह के इंसिडेंट्स हमने देखे हैं, उसको देखते हुए भारत का अगला कदम क्या होना चाहिए पाकिस्तान के रिश्तों के संदर्भ में? देखिए, ये पाकिस्तान जो है, ये हम जितना भी इनके साथ अमन की बात करना चाहते हैं, इनके अंदर पाकिस्तान की गवर्नमेंट के अंदर एक जिसे कहते हैं जोड़ नहीं है। उनकी जो आर्मी है, जो उनका आईएसआई है, उसकी कुछ अपनी पॉलिसीज हैं और उनका जो उनकी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसके साथ उसका तालमेल नहीं बैठता। तो इसकी वजह से जो वो हमारे साथ जो भी डिक्लेरेशन करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, समझौता करते हैं, उसका असर जमीन के ऊपर देखने को नजर नहीं आता। क्योंकि ये जो बात है, ये है कि ये जो उनकी डेमोक्रेसी है, वो एक ऑर्नामेंट की तरह है जी। वो सिर्फ दूसरे देशों को दूसरे देशों से जिसे कहते हैं कि फाइनेंशियल हेल्प और मीटिंग्स को अटेंड करना और दूसरों को दिखाना कि हम भी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैं, इसके लिए है। मगर उनकी जो दूसरी अंदर की पॉलिसी है, वो जो है कि हिंदुस्तान के अंदर जितना भी टेरर किया जाए उतना ही कम। क्योंकि उनका ये एक जिसे कहते हैं कि टूल जो है, ये हथियार जो है, ये उनका डिप्लोमेटिक हथियार जो है, वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी जिसे कहते हैं स्टेट पॉलिसी, वो ये है कि हिंदुस्तान के ऊपर जो, क्योंकि हिंदुस्तान एक उन्नति के रास्ते के ऊपर जा रहा है, इसकी एक ग्रोथ स्टोरी जिसे कहते हैं अंग्रेजी के अंदर, वो है। ये ग्रोथ स्टोरी को स्टॉप करना चाहते हैं। ये हमारे देश में ऐसा हर शहर के अंदर, हर जगह के ऊपर एक किस्म का महम करना चाहते हैं, तबाही करना चाहते हैं, ताकि जो ये देश आगे ना बढ़ पाए। तो ये इनका मेन मकसद है। जी, जो आप बातें कह रहे हैं वो कई बार कहीं भी जा चुकी है और इस पूरे रिश्ते में ये एक बहुत ही रेगुलर नैरेटिव है एक तरह का। तो राजीव डोगरा जी, मेरा आपसे सवाल है, इसको देखते हुए जो फिलहाल हमारी पाकिस्तान के तरफ पॉलिसी है, और उस पॉइंट पर आते हैं जिस पर ये चर्चा का विषय है, क्योंकि जिस तरह की पॉलिसी हम रख रहे हैं, हमने उफा में देखा कि एक बात हुई, दोनों नेताओं के अपने अपने देश पहुंचने तक वो बात उल्टी हो गई। अब जो आतंकवादी पकड़ा गया है उस्मान, उस पर हम कह रहे हैं, वो खुद कह रहा है कि पाकिस्तान से आया हुआ है, पाकिस्तान कह रहे हैं कि हमारे यहाँ का नहीं है। सीज फायर वायलेशन तो एक आम बात हो गई है। तो जो उम्मीद की जा रही थी इस सरकार से कि एक कड़ा रुख अपनाएंगे पाकिस्तान को लेकर, क्या उस उम्मीद पर यह सरकार खरी नजर आ रही है? देखिए, आपने काफी लोडेड सवाल पूछा है और काफी ऐसा सवाल पूछा है जो 1.2 बिलियन इंडियंस अपने आप से पूछ रहे हैं। पर इसका पूरा आंसर देना, क्योंकि ये पॉलिटिकल इशू है, तो आपके जो पॉलिटिकल पैनलिस्ट हैं वही ज्यादा खूबसूरती से बता सकेंगे। लेट मी रीफ्रेज डोगरा जी, एनएसए मीटिंग क्या होनी चाहिए और इसमें क्या मुद्दे उठने चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि अगर ये टेररिस्ट जो पकड़ा गया है, इसको पब्लिकली पेश करना चाहिए मीडिया के सामने
और जो आने वाले सरताज अजीज NSA हैं पाकिस्तान के, उनके सामने भी कि भाई अब आप बताएं कि ये आपका आदमी है या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान आज डिक्टेटरशिप है, डेमोक्रेसी नहीं है, जहां किसी को भी मार सकते हैं। मिलिट्री कोर्ट्स को ऑथराइज कर दिया है समरी ट्रायल के लिए, और वो करना शुरू कर रही हैं। सो ऐसी स्थिति में हमको ऊफा से कुछ उम्मीद करना, तो मेरा ख्याल हमको अपने आप को भुलेखा देना है। पर फिर भी अगर हम कहते हैं कि हम NSA टॉक्स कॉल ऑफ कर देंगे, तो उसके बाद 6 महीने के बाद हम फिर कहेंगे कि भाई शुरू करो। और जहां तक ऊफा की टॉक्स का सवाल है, वो सरताज अजीज ने 2 दिन के बाद कहा था कि भारत के ऊपर एक्सटर्नल दबाव था। उन्होंने पब्लिक मीटिंग में कहा, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, भारत के ऊपर एक्सटर्नल दबाव था, उनको ये टॉक्स के लिए रिक्वेस्ट करनी ही थी। और ना सिर्फ इस टॉक्स के लिए, आगे भी टॉक्स के लिए भारत मजबूर होगा एक्सटर्नल दबाव के कारण कि टॉक्स रिक्वेस्ट करे। सो ऐसी स्थिति में हमारे पास ऑल्टरनेटिव क्या है? नहीं, तो ये एक्सटर्नल दबाव फिर किसका है, ये भी एक सवाल बनता है। सिद्धार्थ सिंह जी, आप पे आने के पहले हम सबकी व्यूज ले लें। अखिलेश जी, यहाँ पर सवाल जो उठ रहा है, जो राजीव डोगरा जी ने भी कहा कि सबके मन में सवाल है, लेकिन पॉलिटिकली लोडेड क्वेश्चन है, इसलिए इसका जवाब उन्होंने दिया नहीं। क्या पाकिस्तान की तरफ जो हमारी पॉलिसी है इस वक्त, वो कंफ्यूज्ड नजर आ रही है, या वो एक ही दिशा में जा रही है? क्योंकि कभी हम सख्त रवैया अपनाते हैं, या फिर हम बहुत सारी चीजें टॉलरेट भी करते नजर आते हैं। मैं आपको जो सवाल आपका है उसके लिए कुछ दिनों पहले कांग्रेस पार्टी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ ले जा रहा हूं, जिसमें बाकायदा बताया गया था कि हमारी विदेश नीति क्या है, इतनी कंफ्यूज्ड है, किसी को पता नहीं है, ये सरकार क्लियर बता भी नहीं पा रही है। अभी मैं उसके कुछ आधार बताता हूं। हमने पिछले बहुत वर्षों से पाकिस्तान से कोई वार्ता नहीं की। माननीय मोदी जी आए, इन्होंने बुलाया, फिर उसके बाद सेक्रेटरी लेवल की बात तय हुई, बात टूट गई, फिर कहीं मिले, एक देश में आमने सामने भी हुए, नजरें भी नहीं मिलाई, बहुत तरेरे में थे, गुस्से में थे। फिर एक दिन हुआ, दरवाजे पे पहुंचे, भाई कहाँ पे हो, हम लोग कुछ मिल लें, कुछ बातें कर लें। फिर बात हुई तो ये हुआ कि ये दबाव में बात हो रही है। फिर अब एक NSA लेवल की बात अपने आप प्रपोजल दे दिया उधर से, जिसका अभी तक कंफर्मेशन भी नहीं आई है। तो ये क्या हो रहा है? अभी जिम्मेदारी बनती है इस हुकूमत की कि वो देश को ये विश्वास में बताए कि 14 महीने में इन्होंने जो जो किया वो क्यों किया, उससे क्या मिला, और आगे जो करने जा रहे हैं वो किस आधार पे करने जा रहे हैं, वो उसको क्या पाकिस्तान की तरफ से ऐसे कदम उठाए गए, क्या ऐसे भारत के लिए हितकर दिशा में पाकिस्तान आगे बढ़ा कि हम उससे फिर दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं या बात करना चाहते हैं। एक तरफा करते जा रहे हैं, जब मन किया बात किया, जब मन किया गुस्से में आए, जब मन किया नाराज हुए, जब मन किया स्टेटमेंट दिया। और ये भी बात बार बार आ रही है, पाकिस्तान से भी आ रही है और एंड से भी आ रही है कि हिंदुस्तान दबाव में है। पहली बार किसी सरकार पे, हिंदुस्तान की सरकार पे ये दबाव लग रहा है। नहीं, ये बात कहा जा रहा है, ये बहुत गंभीर विषय है, ये बहुत गंभीर विषय। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आजादी के बाद पहली बार ये कहा जा रहा है कि दबाव आ रहा है, हिंदुस्तान दबाव में चल रहा है। ये राष्ट्र को जी अखिलेश जी, ये सारी बातें हम ले जाते हैं बीजेपी के प्रवक्ता के पास, जिन्होंने सबके कमेंट्स पहले सुने। सबसे पहले सिद्धार्थनाथ सिंह जी, ये किसके दबाव की बात हो रही है? देखिए, भारत इतना कमजोर नहीं है कि किसी के दबाव में कभी भी आ सके। उसकी कूटनीति अपने हिसाब से चलेगी, और उसके अंदर जब कूटनीति की जब चर्चा होती है तो भारत के 125 करोड़ लोगों की भी बात, उनका भी विश्वास होता है, और साथ साथ इंटरनेशनल फोरम पे भी, क्योंकि भारत कोई आइसोलेटेड नहीं है, उसके अंदर भी चर्चा होती है। मगर दबाव शब्द थोड़ा सा पॉलिटिकल पार्टीज उसका इस्तेमाल करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मगर जो समझदार लोग होते हैं और जो कूटनीति के खुद में गुरु माने जाते हैं, वो इस दबाव शब्द को ना इस्तेमाल करें तो शायद अच्छा रहेगा। लेकिन कांग्रेस सिंह जी, राजीव डोगरा मेरे ख्याल से सरताज अजीज को कोट कर रहे थे, और सरताज अजीज ने दबाव शब्द की बात। वेल, आई एम नॉट गेटिंग, वेल आई प्रिज्यूम CNBC उस तरह का चैनल नहीं है जहां पे इंडिविजुअल पैनलिस्ट के साथ बैठ के हम लोग
तू मैं करें या टिट फॉर टैट करें। नहीं, बिल्कुल मेरे नहीं। को जो कहना था, आई थिंक मैंने अपने बड़े शालीनता से अपनी बात रख दी है जी। अब सरताज अजीज का बारे में, अब मैं पहले जरा कांग्रेस को थोड़ी सी उनकी याददाश्त अच्छी कर दूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, बिकॉज एनएसए के टॉक्स के ऊपर ही आज आपकी चर्चा है। कांग्रेस 26/11 के बाद से उन्होंने क्या क्या बॉर्डर पे देखा, उसका जरा आंकड़े दे देता हूं, इसलिए कांग्रेस फिर आगे उसके हिसाब से बात करेंगे। 2009 में 28 एलओसी पे वायलेशंस हुए थे, 2010 में 44, 2011 में 51, 2012 के अंदर 92, 2013 में 108 और 2014 में बिफोर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई अखिलेश जी, आपके 51 वायलेशंस हुए थे। और इस दौरान 26/11 से अप्रैल 2014 के बीच में आपने 15 से 16 दफे पाकिस्तान से बातचीत करी थी। तो इसलिए कृपा करके क्या पॉलिसी है, क्या फ्लिप फ्लॉप है, आप चर्चा ना करें तो अच्छा रहेगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऊफा के बाद क्या हुआ। ऊफा के अंदर दो चीज अहम हुई। पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान के अंदर क्या समस्या है, उस विषय के बारे में हम सब लोग जानते हैं, इसलिए टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन ऊफा में से एक रास्ता जो भारत की सरकार ने किया कि हमारी जो बातचीत है वो सिविलियन जो गवर्नमेंट है, जो कमजोर गवर्नमेंट है, उस पे टेररिज्म के विषय पे बातचीत होगी। जहां तक कि मिलिट्री वाला एस्पेक्ट है, उस मिलिट्री एस्पेक्ट का भारत जितने दम से पाकिस्तान देता है जवाब, उससे ज्यादा दम से एलओसी देगा। ये हमारी नीति है और मुझे नहीं लगता इस नीति में टेररिज्म पे बातचीत हो और बॉर्डर पे हम करारा उनको जवाब दें, इसमें कोई अंतर्विरोध हो सकता है। ओके, कॉमोडोर सिंह, देखिए मैं आपको एक चीज साफ करना चाहता, देखिए मैं एक बात साफ करना कि हिंदुस्तान जो है हमारा देश है, जिसको अभी बात कर रहे थे कि एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, मैं बताता हूं कौन सा एक्सटर्नल प्रेशर है। द कंट्री कैनॉट, ये हमारा देश एक आइसोलेटेड दुनिया के अंदर काम नहीं कर सकता, इसको दूसरे देशों का भी ख्याल रखना पड़ता है। अभी दूसरे देश जैसे अमेरिका है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, यूएनओ के जितने देश हैं, वो हिंदुस्तान के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर ये दबाव डालते हैं कि आप लोग 3-4 बार लड़ चुके हैं और अभी आपका कश्मीर, अकॉर्डिंग टू कश्मीर, एक समझौता हो रखा है कि आप जो भी बात करेंगे वो बायलैटरली बैठकर इसको करेंगे। तो उस बात को पकड़ के वो इनके ऊपर प्रेशर, दोनों देशों के ऊपर प्रेशर डाल देते कि आप बैठिए और इसको सॉल्व करिए, आप लड़िए मत, और कहीं ना कहीं इस जो भी आपकी बायलैटरल इश्यूज हैं उसको पीसफुली रिजॉल्व करें। तो वो ये प्रेशर आ जाता है। तो इसलिए क्या होता है कि हमारी गवर्नमेंट जो है, देखो हमने भी दूसरे देशों के साथ चल के, तो ये प्रेशर की बात कर रहे हैं, जो एल्यूजन होता है वो अमेरिका की तरफ पे भी कई बार होता है। अखिलेश जी, आप पर आने के पहले एक बस क्लैरिफिकेशन मैं देना चाह रही हूँ। हम उन चैनलों में से नहीं जो कह रहे हैं कि युद्ध कीजिए, युद्ध कीजिए। हम समझने की कोशिश करें कि इस सरकार की पाकिस्तान पॉलिसी क्या है। अखिलेश जी, क्या आप रिबट करना चाह रहे थे? देखिए अभी सिद्धार्थनाथ जी ने खुद गिनाया कि पिछले 8-10 वर्षों में जो टोटल इन्होंने बताए हैं उसमें 400 के लगभग सीज फायर हुए हैं, और इन्होंने पार्लियामेंट में खुद बताया कि इनके एक साल में 800 से ज्यादा हुए हैं। हम उस पर जाना नहीं चाहते। हमने क्या किया, हम ये इनको बता दें, हालांकि इनकी याददाश्त कमजोर होती है। हमने पाकिस्तान के कई घटकों को, टेररिस्ट घटकों को आतंकवादी घोषित कराया, उसे आइसोलेट किया, उस पर बैन लगवाया, उस पर तमाम तरह के सैंक्शंस लगवाए, वहां के तमाम लोगों को इंटरनेशनल टेररिस्ट का दर्जा दिलाया। हम उसको घुटने के बल लाए थे। आप बताएं ना, क्यों बात करते हैं फिर रोकते हैं, क्यों करते हैं, क्यों करते हैं? आप ये देश को क्यों नहीं बता रहे? मेरा सवाल यही था जी। नहीं अखिलेश जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, तमन्ना जी, पाकिस्तान के पक्ष में यूपीए की जो पॉलिसी थी वो भी बहुत कारगर नहीं थी, उसकी भी बहुत निंदा हुई और उम्मीद थी कि इस सरकार की पॉलिसी अलग होगी। कैसे कारगर नहीं थी? नहीं, हमने 26/11 समय में 26/11 का केस कुछ निकल कर नहीं आया, 26/11 के बाद कुछ निकल कर नहीं आया, बातचीत में कुछ निकल कर नहीं आया। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको भी याद दिला रहा हूँ, इसका मतलब आपको भी याद नहीं है। वहां के तमाम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशनों को टेररिस्ट घोषित किया गया इंटरनेशनली, तमाम फरार आतंकवादियों को
इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया, तमाम पे बैन लगा गए और इनके वॉच में लखवी जी निकल कर आए हैं। ये एक्सपर्ट बैठे हैं, वो बता देंगे। ओके, छोटा सा ब्रेक अखिलेश जी, छोटा सा ब्रेक के बाद आपकी पूरी बात सुनी जाएगी सिद्धार्थनाथ सिंह जी की भी। बस एक छोटा सा ब्रेक। हमारा जवाब ये था, हमारा जवाब ये माना, देश जवाब ये चाहता है कि क्यों ये कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस में ले, बतावें, कभी दोस्ती, कभी गुस्सा, कभी नाराजगी, कभी वार्ता, क्यों कर रहे हैं, कभी खुशी, कभी गम, मिला आपको? क्या है पॉलिसी, हम इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। अभी लौटेंगे, एक ब्रेक, लौटेंगे अभी। कब तक हम धोखा खाते रहेंगे, ये सवाल हम पूछ रहे हैं आज। आगे बढ़ने से पहले राजीव डोगरा जी, जो मूल प्रश्न हमने रखा है इस चर्चा में कि क्या कंफ्यूजन नजर आ रही है हमारे पाकिस्तान पॉलिसी में, हम स्वेरिंग इन में बुलाते हैं, फिर फॉरेन सेक्रेटरी की टॉक्स कैंसिल कर लेते हैं, फिर हम बोलते हैं कि हम तब तक नहीं बात करेंगे जब तक ये सेपरेटिस्ट के साथ आप मिलन जारी रखते हैं, लेकिन अलग अलग मौके पर वो मिल रहे हैं। सीज फायर वायलेशंस पर क्या कोई कड़ा एक्शन नजर आ रहा है? आपकी इस पर क्या राय है डोगरा साहब? देखिए, एक बार फिर मैं थोड़ा पॉइंट आउट करना चाहता हूं कि हमारे साथ दो बड़े एक्सपीरियंस पॉलिटिशियंस हैं, तो मैं जो भी कहूंगा वो पॉलिटिकल मुद्दे से नहीं कहूंगा, एक कूटनीतिज्ञ की तरफ से कहूंगा। और जो मैंने सरताज अजीज का भी कहा था, बड़ा सोच समझ के कहा था, क्योंकि वो आदमी बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं और कई बार जानबूझ के वो ऐसी चुभाने वाली बात करते हैं कि जिसके असर दूर तक होते हैं। और जो उन्होंने ऊफा के 2 दिन के बाद कहा था कि भारत के ऊपर दबाव था, हमको उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए और ना ही हमको डिस्कशंस में उसको नजरअंदाज करना चाहिए। हमको सोचना चाहिए कि क्या बात है जो उन्होंने इतनी सोच समझ के और पॉइंटेडली कही। और जहां तक एक्सटर्नल प्रेशर का सवाल है, मैं करंट इशू पे नहीं कहूंगा क्योंकि ये सेंसिटिव हो जाता है। नहीं, आपको बुलाया गया इस पैनल में डोगरा साहब, क्योंकि वो एक डिप्लोमेटिक नजरिया हम चाह रहे हैं, तो मैं उम्मीद करूंगी आप बिना हिचक के बोलेंगे किसके दबाव की बात हो रही है। तमन्ना जी, मैं आपके सवाल पे भी आता हूं, पर मैं एक जो एक्सटर्नल प्रेशर की बात है, करंट कॉन्टेक्स्ट में नहीं मैं कहना चाहता, पर मेरी जो किताब है वेयर बॉर्डर्स ब्लीड, हाल में पब्लिश हुई है, 2014 तक जितने एक्सटर्नल प्रेशर्स हैं मेजर इश्यूज पे, वो फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया वो पॉइंट आउट किए गए हैं। तो वो एक हिस्ट्री है जहां तक इंडिया के ऊपर दबाव बने थे, बातचीत तोड़ के। आफ्टर ऑल डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं हमारी 2 कंट्रीज में, तो डिप्लोमेट्स में बात हो रही है, बिजनेसमैन में बात हो रही है, तो बातचीत तो करिए, पर उसके साथ आप ये सोचिए कि हर रोज हम मरते रहें, हर रोज हमारे जवान मरते रहें, हर रोज हम कुछ ना कुछ गोलियां खाते रहें, उसको रोकना कैसे है? क्योंकि तो इसके लिए क्या प्लान है सिद्धार्थनाथ सिंह जी? और दबाव के मुद्दे पर आमतौर पर कहा जाता है अमेरिका का दबाव है या ओबामा का दबाव है। मेरा आपसे सवाल है कि क्या हम थोड़ा सा दबाव नहीं डाल सकते जिसके भी जरिए हो कि पाकिस्तान नियंत्रण में रहे, कम से कम जो आतंकवादी भारत को हार्म पहुंचा चुके हैं, वहां पर खुले घूम रहे हैं, उन पर नियंत्रण रखें? तमन्ना जी, आप इस तरह बोल रहे हैं जैसे भारत जो पाकिस्तान है वो बड़ी सही एक कठपुतली है जिसको लॉलीपॉप दिखाएंगे कोई भी और वो मान जाएगा। दबाव की बात हो रही है पाकिस्तान की जो फॉरेन, मैं दबाव की बात कर रहा हूं आपसे, जिस प्रकार का आपने प्रश्न पूछा इसलिए मैंने वो जवाब दिया। पाकिस्तान के ऊपर उनकी जो एक फॉरेन पॉलिसी है वो डोमिनेट होती है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के आधार पर, जिसपे मिलिट्री और आईएसआई का कंट्रोल है उनकी सिविलियन गवर्नमेंट के ऊपर। जहां तक कि भारत की बात है, मैं किसी सरकार को उसमें विशेष में नहीं गिनती करूंगा, भारत हमेशा एक मेंटेन किया है और वो यूनाइटेड नेशन में भी है कि हमारा ये बायलैटरल मुद्दा है, इसको हम बायलैटरली ही सेटल करेंगे। लेकिन जब इन चीजों की भी चर्चा होती है, जब क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है, टेररिज्म के ऊपर जब बातचीत होती है और उसमें मल्टीलैटरल फोरम्स भी आते हैं, तो उसमें अमेरिका भी आता है, चाइना भी आता है, रशिया भी आता है, ये सब आते हैं, तो उस समय भी ये सब लोग कहते हैं कि आप लोगों का एक डायरेक्ट बायलैटरल है, इसको बायलैटरली
सुलझाइए, इसको मल्टीलैटरल नहीं बनने दीजिए। तो ये जो चीज होती है ये कहीं ना कहीं हर फोरम पे इंटरनेशनली आता है। इसको अब आप दबाव के रूप में कहना शुरू कर दें हम लोग और कहें कि भारत की जो सरकार है या सरकारें हैं इसमें दबाव में आ जाती है, तो ये गलत होएगा, मेरा इतना कहने का है। लेकिन बातचीत होनी चाहिए, मगर बातचीत किन आधार पर और उसका कंटेंट क्या होना चाहिए, बातचीत इस पे जरा गौर करना चाहिए। आपका प्लान व्हाट इज योर मल्टीलैटरल होनी चाहिए, बातचीत अगर आप डायलॉग पे होनी चाहिए। कृपया करके मेरी बात सुन लीजिए, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए, मैं वही कह रहा हूँ, आई एम रिपीटिंग इट। जी, नाउ द इश्यू इज, आर यू गोइंग टू टॉक ऑन द बेसिस ऑफ अ कंपोजिट डायलॉग, या खाली आप उसके ऊपर फोकस करके एक टेररिज्म सेंट्रिक दबाव के हिसाब से आप एनएसए लेवल या डीजीएमओ लेवल की बातचीत करेंगे और दूसरा एक मिलिट्री एक्शन पे करेंगे। जहां तक कि अखिलेश जी का याददाश्त है उसको जरा मैं बता देता हूं, फिगर्स आप देख लीजिएगा अखिलेश जी, ना तो फिर आपके साथ इसी चैनल पे आऊंगा। 2015 में आज तक की जनवरी से अभी तक लेकर 89 दफे एलओसी वायलेशंस हुए हैं, और जो समय बचा था अप्रैल 2014 से दिसंबर 2014 उसमें 48 दफे एलओसी की जो बात ये आंकड़े हैं, इसलिए आंकड़ों के ऊपर बहस करेंगे तो आपको थोड़ी कॉमोडोर सिंह आपके पास आते, लेकिन उसके पहले अखिलेश जी को एक जवाब देने दीजिए, वो आपके फिगर्स को रिफ्यूट करें। सबसे पहले इसके बारे में बताइए अखिलेश जी। इन्होंने पार्लियामेंट में खुद अभी 4 दिन पहले लिखित जवाब दिया, मैं उस पर बहस करना नहीं चाहता हूँ। झूठ बोलना हो तो पार्लियामेंट के अपने आप बताइए ना क्या फिगर दिया था अखिलेश जी, चलिए फिगर कोट करिए। पार्लियामेंट का आप 5 दिन पहले का उठा मेरे पास 800 से ज्यादा सीट बार वाले हुए हैं, 800 से ज्यादा सीट बार वाले कहिएगा आपको, छोड़िए डाटा है इंडिया में, एक मिनट, हमें पता है आप परेशान हैं। मैं इनको जरा बोलिए कि मेरी बात इंटर पार्टी डिबेट हो जाती है। देखिए मैं जो कहना चाहता हूँ कि ये जो मैं जो कहना चाहता हूँ कि अभी ये दोनों जो पार्टी जो कांग्रेस के स्पोक्समैन है और बीजेपी, ये देखिए मैं इन दोनों को देखिए, ये इंटर पार्टी डिबेट नहीं करना चाहिए। हम पूरी नेशन से बात कर रहे हैं। मैं जो आपको बताना चाहता हूँ तमन्ना जी, जो आपका जवाब मैं डायरेक्ट देना चाहता हूँ वो ये है कि इसको आपने कहा कि इसको हम कंट्रोल में कैसे रख सकते हैं, निरंतर में कैसे कर सकते हैं ये जो एलओसी वायलेशंस होती हैं। मैं आपकी इसको एक उदाहरण देता हूं और उससे फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। संक्षेप में प्लीज, क्योंकि मेरा टाइम ऑलरेडी अप है जी। 2005 से लेकर 2007-8 तक हमारे एलओसी वायलेशन बहुत कम थी। उसको एक पीसफुल पीरियड कहा जाता है। वो इसलिए थी कि उस तरफ मुशर्रफ साहब थे जो मतलब कि बेसिकली तो एक आर्मी चीफ थे, मगर यूनिफॉर्म वर्दी जो पहनी हुई थी वो सिविलियन थी, प्रेसिडेंट थे, सिविलियन वर्दी थी। और इधर हमारे मनमोहन सिंह साहब थे। इन दोनों की बातचीत से, क्योंकि उधर एक मिलिट्री मैन था सिविलियन यूनिफॉर्म में, हमारे जो बहुत कम बोलने वाले वो थे, तो उससे क्या हुआ, उसका इफेक्ट ये था क्योंकि मुशर्रफ साहब का डायरेक्ट कंट्रोल था आर्मी के ऊपर, उनकी आईएएस और यहाँ पर नवाज शरीफ का शायद नहीं, तो उन्होंने इसलिए कंट्रोल किया। मेरा पूरा समय समाप्त हो चुका है। मैं चाहती हूँ कि और सब बोले, तो हमें उनकी आर्मी को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। सेकंड मुझे दे तमन्ना। ओके अखिलेश जी, लास्ट आपको बीच में काटा था, जस्ट 1 लाइन प्लीज जी। देखिए अभी तक ये जवाब नहीं मिला कि आप क्यों बात कर रहे हो। उधर से कंफर्मेशन तक नहीं आई है, आप तैयारी कर रहे हो, उसने अभी कंफर्म भी नहीं किया कि हम बात करने आ रहे हैं। ये आपका आप देश को तो बताओ, तकलीफ हमें आपकी तकलीफ पता है, प्लीज खामोश रहें, प्लीज खामोश रहें, प्लीज खामोश रहें। आपको तकलीफ मुझे पता है कि आज आप परेशान हैं, हम इस टॉपिक को जवाब डिटेल में डिबेट करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए और नमस्कार।